हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेलमेंट स्टार्ट किया था, राइट? तो मेरा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था, वो बेलमेंट के बेसिक्स पे था, जिसमें हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन जो गुड्स का ऑनर है वो गुड्स ट्रांसफ़र करता है दूसरे पर्सन को, ट्रांसफ़र करता है पोजीशन ना कि टाइटल। स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स हैंड ओवर किए जाते हैं। जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाती है तो गुड्स वापस उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर है, जिस व्यक्ति को स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं वो बेली है। और जैसे ही पर्पस अचीव हो जाती है तो बेली जो है वो बेलर को गुड्स रिटर्न कर देता है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमारे लास्ट वीडियो में। जब हम शर्ट स्टिच करने के लिए पीस ऑफ क्लॉथ टेलर को दें तो टेलर इज बेली एंड वी आर बेलर। इन द सेम मैनर कार रिपेयर करने के लिए दी थी तो कार का ऑनर जो है वो बेलर, लेकिन जो मैकेनिक है वो बेली, राइट? एंड देन हमने देखा था कि क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी गुड्स। गुड्स का ही कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट के लिए है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी बेलमेंट में कवर नहीं होती है। इन गुड्स का पोजीशन किसी को देना है। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एक राजा लक्ष्मी का केस लॉ बताया था जिसमें हमने कस्टडी, टाइटल और पोजीशन इन तीन टर्म्स में डिफरेंशिएट किया था। देन ये जो पोजीशन हम दे रहे हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं। जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाएगी तो गुड्स वापस बेली द्वारा बेलर को आ जाएंगे। कंसीडरेशन मे और मे नॉट बी देयर, और इसी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स में बी ग्रेटिटस और नॉन ग्रेटिटस। दैट मीन्स देयर मे बी no consideration or consideration. If there is no consideration then gratuitous contracts. If consideration is involved then non gratuitous contracts. Then we have discussed about the duties of bailor, right, and duties of bailey. ये यहाँ तक का डिस्कशन जो है हमारे लास्ट वीडियो में हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ बेलर। तो क्या राइट्स हैं बेलर के? सबसे पहली बात, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, समथिंग इम्पॉर्टेंट। यहाँ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स का क्या मतलब कि कल हमने जो ये बेली की ड्यूटीज पढ़ी थी, इन सारी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करवा सकता है बेलर। दैट मीन्स टू से द बेलर कैन एनफोर्स बाय सूट all the duties of bailey, so he is rightful to sue the bailey for performing his duties, right? Now यहाँ पे जैसे ये एक्रीशन गुड्स का जो है वो रिटर्न करना बेली की ड्यूटी है, राइट? गुड्स रिटर्न करना, इन सब ड्यूटीज के लिए बेलर बेली को स्यू कर सकता है। दैट इज द फर्स्ट राइट ऑफ बेलर। सेकंड वन इज अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या देखा था हमने कि अगर एक पर्सन इनकंसिस्टेंट यूज करे, राइट, इनकंसिस्टेंट यूज करे गुड्स का, तो बेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ये बेलर का राइट है। कल के एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। हमने कल एक एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा था जिसमें हमने ये देखा कि एक पर्सन जो है वो अपनी कार मैकेनिक को देता है, और हमने ये देखा था कि मैकेनिक जो है उसको रिपेयर करने के बाद डीमार्ट गया था अपनी फैमिली के साथ परचेजिंग करने। सो कार जो थी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई थी और पर्पस था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन बेली जो है उसका अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, राइट? तो ऐसे केस में बेलर का अधिकार है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। देन इज नेक्स्ट राइट ऑफ बेलर, दैट इज रिटर्न ऑफ गुड्स लेंड ग्रेटिटसली। जो गुड्स बेलर ने बेली को दिए, कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का प्री मैच्योर टर्मिनेशन बेलर कर सकता है। और हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें ये एग्जाम्पल 4, मिस्टर पिंटो जो है वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड को अपनी साइकिल दे देते हैं फॉर 4 इयर्स, राइट? लेकिन हमने कल ये भी देखा था कि बाद में मिस्टर पिंटो जो है
उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये साइकिल देके मैंने गलती की, राइट, और वो साइकिल उनने वापस ले ली। ये साइकिल जो है इस पे इस बच्चे ने और उसकी फैमिली ने 1000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया था फॉर रिपेयर। तो कल वाला ही एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें हमने ये देखा था कि अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन पिंटो करते हैं तो ये जो 1000 रुपीज़ का लॉस है इसकी भरपाई किसे करनी रहेगी? पिंटो को, राइट। बट पिंटो, दैट मीन्स बेलर, इज राइटफुल टू रिटर्न ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटिडसली। कंपनसेशन फ्रॉम रॉन्ग डूअर, ये लास्ट राइट है बेलर का, राइट। यही राइट बेली में भी आएगा और यही एक अलग से टॉपिक भी है, तो इसी को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आप देखें राइट ऑफ बेलर में मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनसेशन फ्रॉम रॉन्ग डूअर। ऐसे ही आप देखें यहाँ बेली के राइट्स में भी ट्रेसपासर्स लिखा हुआ है, राइट, ये दूसरी जगह पे आया। अब आप देखें ये रॉन्ग डूअर अगेन, ये एक टॉपिक है, आपके नोट्स में आप देखेंगे, अगले पेज पे दिखेगा आपको, राइट। तो 3 जगह आ रहा है ये पॉइंट, एक राइट ऑफ बेलर, दूसरा राइट ऑफ बेली, और तीसरा एक अलग से टॉपिक है रॉन्ग डूअर, राइट। तो ये मामला क्या है देखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेल्ड गुड्स को डैमेज करे, अ थर्ड पार्टी who causes any damage to the goods. Why the term third party? Because the person is not baler, the person is not bailey. Apart from baler and bailey, there is a third party, right? What that person is doing is causing any damage to the goods, or that person deprives the bailey from using such goods. यानी कि वो व्यक्ति या तो उन गुड्स को डैमेज पहुंचा रहा है या फिर बेली को उसका पार्ट परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। बेली इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, राइट। जिस भी टास्क के लिए, जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स बेली के पास जाने थे, वो पर्पस बेली फुलफिल नहीं कर पा रहा है ड्यू टू थर्ड पार्टी, देन द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एज रॉन्ग डूअर, राइट। तो रॉन्ग डूअर क्या है? ऐसी थर्ड पार्टी जो बेलर और बेली के अलावा कोई तीसरा पर्सन है, वो या तो गुड्स को डैमेज कर रहा है या बेली को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने नहीं दे रहा है, तो उसे कहा जाएगा यहाँ रॉन्ग डूअर और ट्रेसपासर। नाउ ये जो रॉन्ग डूअर है, इसके लिए सबसे पहली बात, दोनों के पास, बेलर और बेली के पास राइट है कि वो उसे स्यू कर सकते हैं। आप देखें राइट ऑफ बेलर में भी ये पॉइंट है, राइट ऑफ बेली में भी ये पॉइंट है। तो बेलर में स्यू और बेली में स्यू, हुएवर इज स्यूइंग, जो भी कंपनसेशन इस रॉन्ग डूअर से मिला उसे बेलर और बेली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका अपोर्शनमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। तो लेट अस सपोज एक पर्सन मिस्टर ए जो बेलर हैं, उनके कुछ गुड्स हैं, जो बेली है फर्दर सेल करेगा बीइंग एजेंट, लेकिन एक पर्सन जिसे गुड्स कैरी करने थे, राइट, उसने गुड्स को कैरी तो किया लेकिन 10 दिन तक एजेंट को वो गुड्स हैंडओवर नहीं किए। ये जो थर्ड पर्सन जो गुड्स को कैरी कर रहा है, ये ट्रेसपासर है, रॉन्ग डूअर है, राइट। अब ऐसे केस में ये गुड्स जो है इनको सेल करने के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन सेल परफॉर्म कर ही नहीं पाए। ऐसे केस में यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है उसने बेली को परफॉर्म नहीं करने दिया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऐसे केस में सपोज गुड्स हैं 1 लाख के, अगर ये गुड्स एज पर स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ बेलर, बेली कुछ वर्क ऑन करता, उस पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता या वॉट एवर द पर्पस वॉज, तो बेली जो है उसे प्रॉफिट होता 5,000 का। तो ऐसे केस में 1,05,000 रुपए आए तो 5,000 कौन रखेगा? बेली, और 1,00,000 रुपए कौन रखेगा? बेलर, जितने के गुड्स थे। तो अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से
जो कंपनसेशन है वो अपोर्शन हो जाएगा। ना व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज बेलर और बेली दोनों में से कोई भी स्यू कर सकता है, इसलिए दोनों के राइट्स में पॉइंट आ रहा है, राइट। जितना भी कंपनसेशन मिलेगा वो अपने इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो दैट इज कंप्लीट डिस्कशन अबाउट रॉन्ग डूअर। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी टॉपिक जिसका नाम था राइट्स ऑफ बेलर। पहला पॉइंट हमने देखा कि वो बेली की सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसे स्यू कर सकता है, जिसे हमने देखा इन्फोर्समेंट ऑफ राइट में। देन अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है जब बेली इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है गुड्स का। जो भी गुड्स उसने ग्रेटिटसली दिए हैं उसको वापस ले सकता है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटस कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने पढ़ा था कल। देन कंपनसेशन ले सकता है रॉन्ग डूअर से। देन कम्स राइट ऑफ बेली। बेली जो है उसमें सबसे पहला राइट देखें, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। अगर गुड्स के एक से अधिक बेलर हैं, जॉइंट बेलर्स, राइट, लेकिन बेली एक पर्सन है, तो ऐसे केस में बेली अधिकृत है, ही इज राइटफुल कि वो किसी भी एक बेलर को गुड्स वापस दे, डिलीवर करे। तो ऐसा माना जाएगा ही हैज गिवन गुड्स टू ऑल। दैट मीन्स सेपरेटली सबकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति को गुड्स दे रहा हूं तो सबकी वो कंसेंट ले, राइट। दैट इज if several joint owners of goods are there who are the bailers, then bailey may deliver the goods to any of them without consent of all. Is it right? लेकिन अगर expressed agreement होगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करे कि कंसेंट सबकी लेनी है तभी एक को देना है या फिर सबको देना है, तो ऐसे केस में कंसेंट लेनी पड़ेगी। इज इट राइट? चलिए आगे आते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल। कल हमने यहां ये जो हाईलाइट किया मैंने अभी, फोर्थ ड्यूटी ऑफ बेली, इसे हमने पढ़ा था नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। आप देखें हमने केस देखा था जहां पे जो गुड्स थे बेलर ने बेली को दिए, बाद में बेली जो है, राइट, उसके पास पुलिस आई थी कि ये गुड्स चोरी के हैं। तो ऐसे केस में बेलर की क्या ड्यूटी थी कि वो एडवर्स टाइटल सेट न करे। वैसे ही आज राइट देखें कि अगर बेलर है और उसका राइट सुटेबल नहीं है, वैलिड नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल है, विदाउट टाइटल है, देन टू अगर बेली ने बेलर को गुड्स वापस दे दिए तो कभी भी बेली इस बात के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स वापस बेलर को दे। यहाँ पे ये इसका राइट है कि ऐसा बेलर जिसका टाइटल उन गुड्स पे नहीं है उसको अगर बेली गुड्स रिटर्न करता है तो बेली इस बात के लिए लायबल नहीं होगा। सो ही इज राइटफुल to deliver the goods to the bailor who has no title over goods. Then third one is right to apply to court against trespasser. मैंने ये पर्टिकुलर डिस्कशन पहले ही कर दिया। रॉन्ग डूअर को बेलर या बेली दोनों में से कोई भी स्यू कर सकता है, जितना कंपनसेशन मिलेगा उसे अपोर्शन किया जाएगा। देन अगला डिस्कशन है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी। राइट of Bailey to apply to court. So, if a person is there who is claiming the goods and he is not the bailer, right? Then Bailey may apply to court to stop the delivery of goods to the bailer and decide the title of goods. ये पर्टिकुलर डिस्कशन जो है ये सेक्शन 167 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है बच्चों। यहाँ पे मामला ये है कि बेलर जो है उसने गुड्स बेली को दिए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्लेम कर रही है कि इसका ऑनर मैं हूं, मेरे यहां से गुड्स चोरी हो गए थे। ऐसे केस में बेलर जो है वो बेली के पास पहुंचा कि ये गुड्स तो मैंने ही आपको दिए थे, मुझे रिटर्न करो। तो बेली दुविधा में है कि गुड्स किसे दूं, बेलर को दूं या जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि मैं ऑनर हूं उसे दूं। हमने भले ऊपर ये देख लिया था कि बेलर विदाउट टाइटल उसको आप गुड्स देते हैं तो आप लायबल नहीं होंगे, वो पॉइंट अपनी जगह है, वो वैलिड है, वो राइट है बेली का। लेकिन एक और राइट है बेली के पास कि ऐसी दुविधा के केस में वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है
right? He is having right to apply to court to stop delivery, यानी गुड्स जो हैं उसकी डिलीवरी बेलर को तब तक ना मिले जब तक कि कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए कि गुड्स जो हैं उस पे एक्चुअली राइटफुल कौन है, कौन उसका असली मालिक है। देन कम्स बेलीज लीन, इम्पॉर्टेंट। बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं मामला क्या है। आपको पता होगा, आप लीन टॉपिक जो है ये जनरली कहाँ पढ़ते हैं, लीन को फाउंडेशन में, राइट, लॉ में। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में भी देखते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल पर्टिकुलरली ले लेते हैं हम, लाइक दिस। सो मिस्टर पिंटो जो है, उनकी कार, उनमें खराबी आ गई, उन्होंने मिस्टर मैकेनिक को ये कार रिपेयर करने के लिए दी थी, राइट। ऐसे केस में जो बिल है वो बना से 4,000 का। अब पिंटो जो है उन्होंने कार कलेक्ट की, कलेक्ट करते समय मैकेनिक को बोला मैं तो यहाँ पे नज़दीक में ही रहता हूँ, मैं ये 4,000 कभी भी आते जाते दे जाऊँगा। मैकेनिक ने बोला ऑल गुड सर। पिंटो साहब कार लेके बने चले, लेकिन उसके बाद उनको याद ही नहीं आया कि पैसे वापस देने हैं। कुछ टाइम बाद, 6-8 महीने बाद फिर कार खराब हुई, फिर मेजर रिपेयर, 4-5 हज़ार का बिल बना। मैकेनिक साहब ने पिंटो साहब को बोला सर 4,000 पुराने, 5,000 इस बार के, कुल मिला के 9,000। पिंटो ने बोला सर बस अभी दे जाता हूँ। उसके बाद वापस पिंटो अपनी डेली लाइफ में बिजी। कुछ महीनों बाद फिर कार में थोड़ी खराबी आई, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, 2,000 का और बिल बना। अब ऐसे केस में पिंटो को मैकेनिक ने याद दिलाया सर सबसे पहले 4,000, दिन 5,000 और अब के 2,000, कुल मिला के 11,000। पिंटो ने बोला बस मेरा घर यहाँ पे पास में है, मैं अभी पैसे लाता हूँ। मैकेनिक ने बोला सर 1 मिनट। गाड़ी की चाबी निकाली और चाबी अपने पास रख ली कि सर आप 11,000 लेके आइए, उसके बाद ही आप ये कार यहाँ से ले जा सकते हैं। सो व्हाट मैकेनिक इज एक्सरसाइजिंग इज राइट ऑफ लियन। तो पोजीशन जो है वो होल्ड करके रख ली, राइट, उसको जब्त करके रख लिया गुड्स को, और वो वापस पिंटो को नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लियन। लेकिन इन जनरल जब आप लियन पढ़ते हैं तो वो एक जनरल लीन होती है, और ये जो है ये पर्टिकुलर लियन है। क्या डिफरेंस होता है जनरल और पर्टिकुलर लीन में? दो बातें। सबसे पहली बात, बेलमेंट में कवर होती है पर्टिकुलर लीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन गुड्स पे, जो सब्जेक्ट मैटर है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, जिन गुड्स पे कुछ लेबर या स्किल परफॉर्म की गई है बेली द्वारा, उन गुड्स को ही वो जब्त करता है, लीन एक्सरसाइज करता है उन पे, राइट। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट, कि ये जो राइट ऑफ लीन है ये एक्सरसाइज किया गया है अगेंस्ट द कंपनसेशन for the work which has been performed on those goods by the bailey। यानी सब्जेक्ट मैटर वो गुड्स हैं जिस पे काम किया गया, और उस काम के अगेंस्ट जो पैसे मिलने वाले थे, रेम्यूनरेशन मिलने वाला था, वो न मिलने पे पर्टिकुलर लीन को एक्साइज किया गया है, राइट। लेकिन अगर आप किसी बैंक से लोन लें और बैंक जो है वो घर से फर्नीचर ले जाए, टीवी ले जाए, बाइक ले जाए आपकी, तो ऐसे केस में वो जो वो लीन होगी वो पर्टिकुलर लीन नहीं होगी, वो जनरल लीन कहलाएगी। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। तो जो बेली का रेम्यूनरेशन था उस अमाउंट के लिए राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया। बेली ने जिन गुड्स पे वर्क किया था, अपनी स्किल, अपना लेबर अप्लाई किया था, उसके अगेंस्ट लीन एक्सरसाइज किया गया है और उन्हीं गुड्स पे एक्सरसाइज किया गया है, राइट। सो दिस इज पर्टिकुलर लीन। तो ये हुआ आज का डिस्कशन अबाउट राइट ऑफ बेली, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। अब आप देखिए राइट ऑफ लीन जो है, सॉरी लॉ रिलेटिंग टू लीन, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। आप देखिए 2 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर लीन, राइट, और दूसरा जनरल लीन। ये 2 डिस्कशन अभी हाल ही हमने देखे, एज टू व्हाट इज पर्टिकुलर लीन, एज टू व्हाट इज जनरल लीन। ठीक, आगे आते हैं राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। ये डिस्कशन मैंने बेलर के राइट्स में ही कवर कर लिया था। रॉन्ग डूअर वो थर्ड पार्टी है जो गुड्स को डैमेज करे या फिर बेली को उसका पार्ट परफॉर्म करने से रोके,
या फिर बेली उसकी वजह से अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट। ऐसे केस में बेलर और बेली दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति रॉन्ग डूअर को स्यू कर सकता था, राइट। जितना भी रिलीफ या कंपनसेशन मिला उसे बेलर और बेली अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के प्रोपोर्शन में शेयर कर लेंगे, राइट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। बच्चों जनरली आप फाइंडर ऑफ लास्ट गुड्स, तो लॉस्ट गुड्स का जो फाइंडर है इस टॉपिक को आप कॉन्ट्रैक्ट सीपीटी और फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेनली ये डिस्कशन यहाँ का है। मामला क्या है समझते हैं। कल मैंने मेरे बेसिक्स में अबाउट बेलमेंट ये समझाया था आपको दैट बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। उस समय इम्प्लाइड के लिए मैंने आपको ये डिस्कशन किया था, ये एग्जाम्पल भी दिया था, अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो मिस्टर ए हैं जिनकी एक गोल्ड रिंग खो गई है। अब मिस्टर बी को वो गोल्ड रिंग रास्ते से मिली। मिस्टर बी जो हैं वो फाइंडर हैं ऑफ लॉस्ट गुड्स, राइट। और ऐसे केस में मिस्टर ए और बी के बीच में ऑटोमेटिकली बाय द वेरी नेचर ऑफ लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है दोनों के बीच में कि उस रिंग के लिए मिस्टर बी ऑटोमेटिकली बेली बन चुके हैं और मिस्टर ए जो है वो बेलर हैं। और बीइंग बेली जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, यहाँ पे उसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि गुड्स की रीजनेबल केयर टेकिंग करना, दूसरी बात रीजनेबल एंड जेन्यून एफर्ट्स देना कि जो गुड्स का ट्रू ऑनर है उसको वो फाइंड करे। इज इट राइट? तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है दोस्तों? बेली बन जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू हो जाता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे जो डिस्कशन आ रहा है वो है कि राइट्स क्या हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की। तो मैंने आपको बताया कि जो फाइंडर है वो पर्सन बेली बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी राइट्स बेली के रहते हैं वो राइट्स तो किसको मिल जाएंगे? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को। सबसे पहले आप देखें फर्स्ट पॉइंट जो हमने राइट्स में कवर किया है वो है राइट ऑफ लीन। तो जितने भी एक्सपेंसेस बेली ने किए टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स उसके लिए राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। ऐसे ही अगर जो गुड्स का ऑनर है उसने कुछ अवार्ड डिक्लेयर किया है, कुछ कंपनसेशन डिक्लेयर किया है, वो जब तक उसे नहीं मिल जाता उस टाइम तक के लिए भी वो गुड्स पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। दो बातें मैंने बोली, एक रिवार्ड के लिए और एक जितने एक्सपेंसेस उसने किए हैं उसकी रिकवरी के लिए राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। आगे सेकंड पॉइंट देखें आप, राइट्स में क्या लिखा है? राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड। अगर मिस्टर ए जो है जिनकी गोल्ड रिंग अभी हमने देखी थी एग्जाम्पल में मिसप्लेस हो गई है, खो गई है, लेट अस सपोज वो उनकी एंगेजमेंट रिंग थी। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना संगीन है, कितना भीषण है। ऐसे केस में मिस्टर ए ने बोला कि whoever gives me that rings, right, I'll compensate him or her with 20,000 rupees। जो भी व्यक्ति वो गोल्ड रिंग लेके आया ढूंढ के मैं उसे 20,000 रुपए दूंगा। और इस चीज का न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार आ गया, राइट। अब ऐसे केस में अगर मिस्टर बी जिन्हें वो रिंग मिली थी हमारे एग्जाम्पल में, यदि वो पहले से ही इस बात से अवगत हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड है और मिस्टर बी ले जाके मिस्टर ए को वो अंगूठी देते हैं, तो 20,000 रुपए के रिवार्ड के लिए मिस्टर बी एंटाइटल्ड हैं। और अगर ए डिनाई करे, बेलर डिनाई करे, तो उसे स्यू भी कर सकता है बेली यानी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर बी। लेकिन अगर मिस्टर बी को पहले से न पता हो कि कोई रिवॉर्ड भी डिक्लेयर्ड है इसके लिए, तो ऐसे केस में वो एलिजिबल नहीं होगा टू गेट रिवॉर्ड, वो स्यू भी नहीं कर पाएगा। यानी इस बात का नॉलेज बेली को
पहले से होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए स्पेसिफिक रिवॉर्ड डिक्लेयर था, राइट। थर्ड राइट देखिए आप, राइट ऑफ सेल। तो कब एक व्यक्ति को जो बेली है और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसे राइट आएगा टू सेल द गुड्स? पहला पॉइंट, जब उसने रीजनेबल एफर्ट्स दिए, डिलीजेंस रखा, सचेतता रखी, रीजनेबल एफर्ट्स दिए, बट देन टू उसे ट्रू ऑनर नहीं मिल पाया तो वो गुड्स को सेल कर सकता है। दूसरा, जब लॉस्ट गुड्स का ऑनर मिल जाए बेली को, यानी फाइंडर जो है वो ट्रू ऑनर को जान गया कि ये किसके गुड्स हैं, उसके पास पहुंचा, तो जितने भी एक्सपेंसेस बेली ने किए थे, राइट, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, वो लॉफुल चार्जेस अगर ऑनर बेली को न दे, फाइंडर को न दे, तो फाइंडर उसे सेल करके अपने जितने भी चार्जेस थे वो रिटेन करके जितना भी एक्सेस है वो ऑनर को देगा। देन अगर गुड्स पेरिशिंग नेचर की हो, राइट, या फिर इस प्रकार के हैं जिन्हें थोड़ा टाइम भी प्रिजर्व किया गया तो ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू जो है वो लॉस हो जाएगी, तो ऐसे केस में भी बेली यानी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स राइटफुल रहेगा उन गुड्स को सेल करने के लिए। अगला, अगर हम बेली की ड्यूटी देखें यानी लॉस्ट गुड्स के फाइंडर की ड्यूटी देखें तो क्या ड्यूटी थी कि उसे हमेशा रीजनेबल एफर्ट्स देना है, क्या करने के लिए, ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए। तो ऐसे केस में उसने रीजनेबल एक्सपेंसेस किए, से उसने कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया ये कमोडिटी मुझे मिली है, राइट, उसने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर किए, हियर एंड देयर एफर्ट्स दे रहा है, ढूंढ रहा है ऑनर को, नहीं मिल पाया ऑनर, और इतना करते करते उसने जो एक्सपेंसेस किए वो गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा हो गए, तो ऐसे केस में भी उसे अधिकार आ जाएगा कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, राइट। तो ये सारे इंस्टांसेस थे जब उसके पास राइट ऑफ सेल आ जाएगा। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की क्या क्या राइट्स थे, वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है फॉर एक्सपेंसेस, फॉर रिवॉर्ड, ही कैन sue the bearer, that means true owner, for reward, right, एंड थर्ड वन राइट ऑफ सेल। जनरली ये टॉपिक आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं बट यहाँ पे भी रिपीट होता है। अब अगला मामला आता है कि ये जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है जो ऑटोमेटिकली बेली बन गया था बाय द वेरी नेचर ऑफ लॉ, आखिर उसकी ड्यूटीज क्या हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। आप देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ये ड्यूटी आप देखें बेली की भी है। नॉट टू मेक यूज ऑफ गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस, तो ये पॉइंट भी बेली में आता है, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ये भी ड्यूटी थी बेली की और हमने ये देखा था, अदरवाइज उसे सेपरेशन के चार्जेस इनकर करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा वो अपने रीजनेबल एफर्ट्स देता रहे, किसे फाइंड करने के लिए, ट्रू ऑनर ऑफ गुड्स, इज इट राइट। तो ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर ऑफ गुड्स। लेकिन अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि यदि बी जो है जिसे गोल्ड रिंग मिली थी वो गोल्ड रिंग अपने पास ही रख ले, मिस्टर ए को हैंडओवर न करे और किसी को भी ना बताए, तो ऐसे केस में वो बेली के साथ साथ ट्रेसपासर भी बन जाएगा, यानी वो रॉन्ग डूअर बन जाएगा और उसी प्रकार वो लायबल भी होगा, राइट बच्चों। तो ये था अबाउट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। नाउ हम हमारे अगले डिस्कशन और आज के आखिरी डिस्कशन पे आते हैं, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, राइट। आप देखें इसके बाद प्लेज स्टार्ट हो रहा है, तो प्लेज तो हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अभी तक देखा जाए कोई आस्किंग नहीं है इस टॉपिक पे, लेकिन इजी सा डिस्कशन है। सबसे पहली बात, बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, राइट। कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि मिस्टर पिंटो जो है वो कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जा रहे थे, फॉरेन टूर पे जा रहे थे और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रेशियस आइटम्स जो भी थे वो मिस्टर ए अपने नेबर कम फ्रेंड को दिए थे। 20 दिन का टूर था, जैसे ही 20 दिन खत्म होंगे मिस्टर पिंटो जो है वो उनसे वापस ले लेंगे, राइट।
ऑन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपने शर्ट स्टिच करने के लिए दी थी एक एग्जाम्पल में, आपने कार रिपेयर करने के लिए दी थी, जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाता है गुड्स आपको मिल जाते हैं। देन इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स हमने देखा था, वो कार वाला एग्जाम्पल, मैकेनिक अपनी फैमिली के साथ गुड्स की परचेसिंग करने गया था, डीमार्ट गया था, राइट। क्या उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया था? यस। और कल हमने ये भी देखा था कि बेलर उसी समय बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट या अवॉइड कर सकता है और अपने गुड्स वापस ले सकता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये क्या मामला है इसे समझते हैं एग्जाम्पल में। आप देखें यहाँ पे, ये मिस्टर पिंटो जो है, इनकी कार एक पर्टिकुलर पार्किंग में खड़ी है या फिर एक पर्टिकुलर जगह खराब हो गई, राइट। अब पिंटो जो है वो एक्सेस करते हैं मैकेनिक के पास, मैकेनिक को बताते हैं पर्टिकुलर जगह पे मेरी कार पड़ी है और वहाँ पे खराब हो गई है, राइट। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। मैकेनिक कार के यहाँ पहुँचे, उसके पहले ही कार में आग लग चुकी थी और सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब ऐसे केस में क्या मैकेनिक उसे रिपेयर कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कार है ये सब्जेक्ट मैटर था, उसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट माना जाएगा। देन ग्रेटिटस बेलमेंट, कल हमने देखा था जब मिस्टर पिंटो उस बच्चे को साइकिल देते हैं 4 साल के लिए, राइट। तो ऐसे केस में बाद में मिस्टर पिंटो ने जब देखा साइकिल इतनी अच्छे से चल रही है तो उनका मन बदल गया था, उन्होंने साइकिल वापस ले ली थी। लेकिन जब भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन होगा ग्रेटिटस बेलमेंट के केस में, तो जितना भी लॉस बेली को हुआ है उसकी भरपाई बेलर करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाता है। लास्ट वन इज इजी, ऑन द डेथ ऑफ बेलर और बेली, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बेलमेंट टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर बेलमेंट जो है इसको स्टडी मटेरियल से भी पढ़ना है, नोट्स में से भी पढ़ना है। जितने एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो सब अच्छे से कॉपी में लिखना है, राइट। और मॉड्यूल के पीछे जो ग्रे पेजेस हैं उसके क्वेश्चंस बच्चों आप जरूर करें, राइट। कॉपी कंप्लीट करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी से, है ना। तब तक गुड बाय, थैंक यू।